हाँ जी, राम राम जी। कैसे हो आप सभी? राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आपकी तैयारी कैसी चल रही है? अच्छी चल रही होगी और आप पूरी मेहनत के साथ में लगे होंगे अपने लक्ष्य को पाने के लिए। इसी श्रृंखला में हम बात कर रहे थे, कल की क्लास में हमने क्या पढ़ा एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। हमने सांगा की बात की थी। तो देखो, सांगा की जो मृत्यु होती है वो होती कब है? तो 30 जनवरी 1528 को सांगा की मृत्यु हो जाती है कि उसके सामंत, उसके जो साथी थे, उसके जो सैनिक थे, उनके द्वारा सांगा को क्या कर दिया जाता है? जहर दे दिया जाता है राणा सांगा को। और सांगा को जहर देने के बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। तो फिर यहाँ पर आगे चलकर मेवाड़ का जो शासक है वो कौन बनता है? तो मेवाड़ के शासक की हमने बात की थी कि मेवाड़ का शासक उसके बाद में कौन बना था? तो देखो, जो राणा सांगा है, ये राणा सांगा के पुत्रों की मैं बात करूं तो पुत्र में एक तो था, बड़ा ही बड़ा पुत्र था जिसका नाम था भोजराज। कौन थे? भोजराज। तो ये भोजराज जी जो थे, इनकी शादी किसके साथ में हो रखी थी? मीराबाई के साथ में हो रखी थी, है ना। तो मीराबाई के पति कौन थे? भोजराज। और इस मीराबाई के ससुर कौन लगते थे? तो राणा सांगा इनके ससुर लगते थे। अब भोजराज की जो मृत्यु है वो राणा सांगा के टाइम पर ही हो गई थी। उनके बाद में सांगा का जो एक पुत्र है रतन सिंह, वो रतन सिंह शासन बनते हैं। रतन सिंह क्या करते हैं? शासक बनते हैं। लेकिन कुछ समय बाद में रतन सिंह बूंदी के शासक के साथ में शिकार खेलने के लिए दोनों जाते हैं, लेकिन वहां पर दोनों आपस में लड़के वहीं पर तो इनकी भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। फिर राणा सांगा की एक पत्नी है। कौन सी पत्नी है? क्या नाम है? तो पत्नी का नाम है कर्मावती। क्या नाम है? कर्मावती। और इस कर्मावती के दो पुत्र हैं। कितने पुत्र हैं? दो। क्या नाम है दोनों पुत्रों में से? तो एक पुत्र का नाम है विक्रमादित्य। क्या नाम है? विक्रमादित्य। हमने बात कर ली थी कि एक पुत्र जो है उसका नाम है विक्रमादित्य, और एक पुत्र जो है, इस पुत्र का नाम क्या है? इस पुत्र का नाम है उदय सिंह। कौन है? उदय सिंह। और इस कर्मावती ने क्या किया? अब रतन सिंह की भी मृत्यु हो जाती है, तो फिर कर्मावती जो आगे का राजा बनता है वो कौन बनता है? विक्रमादित्य बनता है। और विक्रमादित्य इतना थोड़ा सा शासक करने लायक नहीं थे, ये थोड़ा सा मतलब ऐसे ही थे, इनको इतना ज्ञान वगैरह नहीं था, नॉलेज नहीं था शासन करने का। तो इनकी जो श्रंखिका बनी वो कौन बनी? रानी कर्मावती बनी। कर्मावती जब श्रंखिका बनी और ये विक्रमादित्य जब राजा था, तो बहादुर शाह एक गुजरात का शासक था, उसने अटैक किया था 1533 में, क्योंकि उसको इस बात की भनक लग गई थी कि अब मेवाड़ का जो शासक है वहां पर कोई शासक में दम वाली बात है नहीं, उसकी माता श्रंखिका है वो शासन चला रही है। तो वो इस मौके का फायदा उठाकर क्या करता है? चित्तौड़ पर आक्रमण कर देता है। और जैसे ही चित्तौड़ पर आक्रमण करता है तो कर्मावती ने सोचा कि भाई, हमने पहले ही खानवा के युद्ध में बहुत सारा मतलब नुकसान उठाया है और क्या मिला है? सब के सब शाखों के अंदर मारे गए हैं। तो अब हमारे पास में कोई इतना लड़ने वाला व्यक्ति भी नहीं है और हमारे पास में इतनी सेना भी कहीं नहीं है कि हम बहादुर शाह के साथ में लड़ें। तो रानी कर्मावती के द्वारा बहादुर शाह के साथ में संधि की जाती है। उस संधि में रानी कर्मावती ने बहादुर शाह को क्या दिया था? रणथंबोर का किला दिया और किला देकर यहाँ से भेज दिया। लेकिन अगले ही साल बहादुर शाह फिर आक्रमण करता है। किस पे? चित्तौड़ पे आक्रमण करता है। तो उस आक्रमण का फायदा उठाने के लिए जो उठाता है कौन? ये बहादुर शाह आक्रमण करता है, क्योंकि इसने पहले ही बिना लड़े इसको किला मिल गया, तो ये वापिस आता है। तब जो कर्मावती है ये हुमायूं को राखी भेजती है। हमने बात की थी पदम शाह नामक सैनिक के साथ में राखी भेजती है, लेकिन हुमायूं इस समय दक्षिण भारत में कोई किसी अभियान पर था, तो वो सहायता के लिए नहीं पहुंच पाया। तो रानी कर्मावती ने सोचा कि अब तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? शाखा ही होगा। तो शाखा किसने किया था? शाखा में होता क्या है? एक जौहर होता है, एक क्या होता है? केसरिया होता है। जौहर महिलाओं के द्वारा किया जाता है, यानी अग्नि में वो खुद बैठ जाती है, यानी अग्नि में स्नान कर लेती है, यानी अग्नि में जल जाती है, जल कर अपनी जीवन लीला क्या कर देती है? समाप्त कर देती है। इसलिए कि ताकि उनके साथ में कोई भी दुश्मन जो है, बाहरी आक्रांता जो है, वो उनकी इज्जत के साथ में कोई खिलवाड़ ना कर सके। बाद में जब स्त्रियां जौहर कर लेती है तो जो पुरुष होते हैं, उन पुरुषों का एकमात्र उद्देश्य होता है कि हमें दुश्मन को अधिक से अधिक हानि पहुंचानी है और हानि पहुंचाते हुए हमें वीर गति को प्राप्त होना है। तो इस कारण से फिर करते थे ये साग केसरिया। केसरिया में क्या होता था कि पुरुष जो है वो केसरिया रंग की पगड़ी बांधते थे सर पर, और पगड़ी बांधे कर दुर्ग से बाहर निकलते थे, और दुश्मन को अधिक से अधिक क्या करना होता था? उनका नुकसान करना इनका मुख्य उद्देश्य होता था। ठीक है। तो यहाँ पर जो शाखा किया था, देखो मैं बात करूं कि शाखा, अब शाखा जो है वो शाखा कौन करेगा? तो शाखा जो है वो शाखा तो किया था। अब शाखा में दो चीज, एक हमने बात कर ली कौन सी? जौहर की, और एक बात कर ली हमने किसकी? केसरिया। अब शाखा में केसरिया और जौहर दो चीज होती हैं। शाखा किसने लीड किया था? तो कर्मावती ने किया। जौहर किसने किया था लीड? तो कर्मावती। जौहर को लीड करने वाली महिला कौन थी? कर्मावती। और केसरिया जो किया था वो किया था बाघ सिंह ने। किसने किया था? बाघ सिंह ने। जो देवलिया है, कौन था? देवलिया।
ये देवलिया आज का जो प्रतापगढ़ है, आज का जो प्रतापगढ़ है, इसी को पहले क्या बोलते थे, देवलिया। इस कारण से इस बाघ सिंह को देवलिया दीवान के नाम से भी जाना जाता था ना। इस कर्मावती ने तो क्या किया था, जोहर, और इस कर्मावती ने जोहर करने से पहले भूमि दान वगैरह की थी, है ना, भूमि दान दी थी, है ना, भूमि दान। और जिस भूमि दान दी थी, इसकी जानकारी अपने को कहां से मिलती है, तो एक पूर्व ताम्र अभिलेख है। कौन सा, पूर्व ताम्र अभिलेख। इस पूर्व ताम्र अभिलेख है, और यह अभिलेख है कब का, तो यह है आपका कब का, 1535 का। इस 1535 के पूर्व ताम्र अभिलेख में यह जानकारी मिलती है कि कर्मावती ने जोहर से पहले क्या दिया था, दान किया था, यानी दान दिया था। किसका दान किया था, तो इसने भूमि वगैरह का दान किया था यहाँ पर, यह भी ध्यान रखना। तो इस पूर्व ताम्र पत्र से अपने को यह भी जानकारी मिलती है कि 1535 का है, तो इससे पहले, इसके जस्ट बाद में उसने क्या किया, जोहर किया है। तो यहाँ पर जोहर यानी साखे की जानकारी भी अपने को इससे मिलती है, यह भी ध्यान रखना। तो केसरिया किसने किया है, बाघ सिंह ने किया है, और बाघ सिंह के नेतृत्व में यहाँ के जो राजपूत वीर थे वो लड़ते हुए क्या होते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी कि अब रानी कर्मावती पहले तो शासन कर रही थी, यानी संरक्षिका थी, तो ये शासन को देख रही थी, लेकिन अब ये भी नहीं रही। तो अब जो है विक्रमादित्य, देखो इस शाखा हुआ था ना उस समय, जो विक्रमादित्य और जो उदय सिंह है, इन दोनों को कहां भेज दिया था, तो बूंदी भेज दिया था। और बूंदी इन दोनों का क्या था, ननिहाल था। क्योंकि रानी जो कर्मावती थी, ये कर्मावती बूंदी के हाड़ा जो चौहान थे उनकी पुत्री थी, उनकी बेटी थी, तो ये हाड़ी रानी थी, है ना। तो हाड़ी रानी ने अपने जो पुत्र थे उदय सिंह और विक्रमादित्य को कहां भेज दिया था, बूंदी भेज दिया था। फिर चित्तौड़ में कुछ समय के लिए शासक भाई अब किसको बनाया जाए, तो बनवीर को बनाया गया था। बनवीर ने विक्रमादित्य की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद में ये उदय सिंह को भी मारना चाहता था, लेकिन हमने बात की थी कि पन्नाधाय जो थी, पन्नाधाय जो उदय सिंह की धाय माँ थी, इसने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर, यानी चंदन के जो चंदन था, इस चंदन के प्राणों की बलि देकर उदय सिंह की रक्षा की। रक्षा करने के बाद में यहाँ से कुंभलगढ़ जाती है, और कुंभलगढ़ का जो किलेदार था, उस दुर्ग का किलेदार था, वो कौन था, आशा देवीपुरा था। उन्होंने यहाँ पर उसको क्या दिया था, संरक्षण दिया था। संरक्षण देने के बाद में वहां पर अख्यराज, जो पाली का एक शासक, पाली का व्यक्ति अख्यराज सोनगा, इन्होंने अपनी बेटी जयवंता बाई की शादी किसके साथ में कर दी थी, उदय सिंह के साथ में कर दी थी। और वहां पर कुंभलगढ़ में उदय सिंह का पहली बार 1537 ईस्वी में क्या हुआ था, राजतिलक हुआ था, यह भी ध्यान रखना। उसके बाद में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म होता है। उदय सिंह ने बाद में एक युद्ध, उदय सिंह वहां से जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, कुंभलगढ़ दुर्ग से कुछ सेना या मरवाड़ी जो मेवाड़ी सेना जो लेकर सरदारों के साथ में इधर आते हैं उदयपुर साइड में। और उदयपुर में एक जगह पड़ती है मावली। कौन सी जगह पड़ती है, मावली। तो एक ये युद्ध होता है मावली का युद्ध। कब होता है, 1540 में होता है। किन किन के मध्य होता है, उदय सिंह और बनवीर के मध्य होता है। किन के मध्य होता है, उदय सिंह बनवीर के मध्य। और इस मावली के युद्ध में उदय सिंह का सहयोग करते हैं कौन, मालदेव। मालदेव कहाँ का शासक है, तो मारवाड़ का। मारवाड़ का मालदेव जो है इसमें सहायता करते हैं। उदय सिंह मावली के युद्ध में जीत जाता है। बनवीर यहां से भाग जाता है। उदय सिंह चित्तौड़ पर अधिकार कर लेता है, और चित्तौड़ में इनका दूसरा विधिवत राज्याभिषेक होता है कब, 1540 में। उसके बाद में हमने बात की थी एक हरमड़ा का युद्ध हुआ था, कब, 1557 ईस्वी में। किन किन के मध्य हुआ था, उदय सिंह वर्सेज अजमेर के हाजी खां के बीच में। और इस युद्ध में मालदेव ने सहयोग किया था अजमेर के हाजी खां का। किसके विरुद्ध में किया था, उदय सिंह के विरोध में जाकर किया था। और ये युद्ध हरमाड़ा का जो युद्ध हुआ था, हुआ क्यों था, क्योंकि एक रंगराय नामक जो महिला थी, इसको लेकर ये युद्ध हुआ था। उसके बाद में हमने बात की कि 1544 में शेरशाह सूरी ने आक्रमण किया था चित्तौड़ पर। तो उदय सिंह जो था ये सामने ही चल कर जाता है उसके, और जहाजपुर नामक स्थान पर चित्तौड़ की चाबियां दे देता है किसको, शेरशाह सूरी को। और शेरशाह सूरी ने अपना जो प्रतिनिधि था वो यहाँ पर नियुक्त किया था किसको, ख्वास खां को। फिर हमने बात की थी कि शेरशाह सूरी यहाँ से कालिंजर अभियान पर जाता है 1545 में। वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है, और जैसे ही मृत्यु हो जाती है इस बात का पता चित्तौड़ वालों को चलता है, तो उस ख्वास खां को यहाँ से धक्के मार कर भगा देते हैं कि अब तू यहाँ से भाग जा। तो उसको पीट पीट कर यहाँ से भगा दिया। फिर हमने बात की थी कि 1562 में एक अकबर जो था, अकबर ने मेड़ता पर अधिकार करके मेड़ता को जीत लिया, जहां का शासक कौन था, जयमल मेड़तिया था। तो वो जयमल मेड़तिया किसकी शरण में आ जाता है, उदय सिंह की शरण में आ जाता है। और उदय सिंह ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, तो उदय सिंह पर अकबर ने आक्रमण किया था, यानी चित्तौड़ पर अकबर ने आक्रमण किया था। कब, 1567, यानी अक्टूबर 1567 में तो आक्रमण किया था, और 1568 में चित्तौड़ पर क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। जैसे ही उसको पता चलता है कि यहाँ पर चित्तौड़ में कौन प्रशासक, यानी जैसे ही उसने अकबर ने चित्तौड़ में घेरा डाला था, तो घेरा डालते ही उदय सिंह जो है
वो पीछे के मार्ग से गिरवा की पहाड़ियों की ओर चले जाते हैं, और जो दुर्ग का भार है वो किसको सौंप कर गए थे, तो जयमल मेड़तिया और पत्ता सिसोदिया को सौंप कर गए थे। यहाँ पर पत्ता सिसोदिया की जो पत्नी है फूल कंवर, वो आगे चलकर क्या करेगी, जोहर करेगी, और जयमल मेड़तिया क्या करेंगे, केसरिया करेंगे। लेकिन जैसे ही अकबर को ये पता चलता है कि उदय सिंह तो यहाँ से गिरवा की पहाड़ियों में चले गए, तो उसने अपना जो एक सेनापति था हुसैन कुली खां, उस हुसैन कुली खां बेग को तो यहाँ से उदय सिंह के पीछे भेज दिया। और जयमल जैसे ही उसे पता चला कि यहाँ पर प्रशासक कौन है, जयमल, तो उसने जयमल के पास में मैसेज किया कि यार जयमल, तू क्यों परेशान है, तू क्यों मुझसे लड़ना चाहता है, माना कि मैंने तुमसे तेरा मेड़ता छीना है, मैंने क्या किया है, मेड़ता छीना है, लेकिन अब मैं तुझे तेरा मेड़ता वापस दे दूंगा, और अब तू मुझे क्या कर दे, ये दुर्ग सौंप दे, क्योंकि इस दुर्ग के लिए तू क्यों लड़ रहा है यार, तेरा तो ये दुर्ग है ही नहीं। तो उदय सिंह, जब अकबर ने जयमल को ये बात कही, तो जयमल ने कहा कि है गढ़ मारो हूं धनी, कि है गढ़ मारो हूं धनी, कि है गढ़ मारो हूं धनी, असुर फिरे किम आण। तो जयमल ने कहा कि यह दुर्ग मेरा ही है और मैं इसका धनी हूं, और यहाँ पर असुर यानी राक्षस, कोई भी राक्षस इस दुर्ग के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, यानी कोई भी राक्षस का मतलब आक्रमणकारी, तो कोई भी आक्रमणकारी इस दुर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता। कि है गढ़ मारो हूं धड़ी, असुर फिरे किम आण, कूचा जू चित्रकूट की, कूचा जू चित्रकूटरी दीदी माही दीवान, कि कूचा जू चित्रकूटरी दीदी माही दीवान, कि जो कूचा है, कूचा मतलब चाबियां, चित्रकूट यानी चित्तौड़, और दीवान यानी जो मेवाड़ का राजा था उसको क्या बोलते थे, दीवान। तो कि यानी ये चाबियां जो है, वो चाबियां हमारे मेवाड़ जो चित्तौड़गढ़ की चाबियां है, कि चित्तौड़ के किले की जो चाबियां है, ये किसने सौंपी है, तो मेवाड़ का जो दीवान है, मेवाड़ का जो राणा है, वो मुझे सौंप कर गया है, तो ये दुर्ग मेरा ही है, मैं इस दुर्ग को नहीं देने वाला। जैसे अकबर के पास में बात पहुंचती है, तो अकबर सोचता है यार ऐसे तो नहीं माना, तो अकबर ने फिर कहा कि यार चलो मेड़ता तो तुम्हारा था ही, तू उस नागौर वाला जो क्षेत्र है वो और ले ले यार। तो फिर जो जयमल है वो लिखता है कि भूख ना मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, कि भूख ना मेटे मेड़ तो ना मेटे नागौर, अरजवड़ भूख अनोखड़ी मर्या मीटा चित्तौड़, कि ना तो नागौर से भूख मिटने वाली, ना आपके मेड़ता से भूख मिटने वाली, रजवट भूख अनोखड़ी, कि यानी रजपूती भूख अनोखी है, और मैं मरूंगा उसके बाद भी चित्तौड़ पर यहाँ पर कोई अधिकार कर सकता है, मेरे जीते जी चित्तौड़ पर कोई अधिकार नहीं कर सकता। तो उसके बाद में तो युद्ध होना ही था, युद्ध हुआ, अकबर ने अटैक किया, और जयमल जो था, इस जयमल के पैर में बंदूक की गोली लगी थी, अकबर के बंदूक की थी कौन सी, संग्राम बंदूक, उस संग्राम बंदूक के द्वारा जब अकबर ने गोली छोड़ी वो जयमल के पैर में लगी, जिस कारण से जयमल जो है वो कल्ला राठौड़ के कंधों पर बैठकर लड़ता है। तो सामने वाले जो लोग थे उनको लग रहा था कि चार हाथों वाला देवता इस रूप इसमें उतर कर लड़ रहे हैं, तो चार हाथों वाला लोक देवता के नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ, कल्लाजी राठौड़ हुआ, और जयमल और पत्ता सिसोदिया यहाँ पर लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। जयमल और पत्ता सिसोदिया इतनी बहादुरी के साथ में युद्ध करते हैं, इतनी बहादुरी के साथ में लड़ते हैं, मुगलों की सेना को इस प्रकार से मारते हैं, काटते हैं, कि अकबर इनसे प्रभावित होता है, इनकी वीरता को देखकर, कि वास्तव में क्या लड़ते हैं या राजपूत, और इतना प्रभावित हुआ कि इन दोनों की, जयमल और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ मूर्तियां बनवाता है, यानी पाषाण पत्थर की गजारूढ़ मूर्तियां बनवाता है, और वो मूर्तियां ले जाकर लगवाता कहां पर है, तो जो आगरा का किला है, इस आगरे के किले के बाहर लगवाता है। यही इन दोनों की मूर्तियां, अपना राजस्थान का एक राजा है बीकानेर का राय सिंह, वो राय सिंह भी लगवाता है कहां पर, सूरजपोल के पास में, और सूरजपोल किस दुर्ग का है, जूनागढ़ दुर्ग का सूरजपोल है, उसके पास में दोनों की गजारूढ़ मूर्तियां लगवाता है। उसके बाद में चित्तौड़ पर अधिकार हो गया किसका, अकबर का, और अकबर ने चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया, चित्तौड़ का शाखा हुआ, किसके कारण हुआ, सारी चीजें हमने कल पढ़ ली थी। आज उदय सिंह की जब मृत्यु होती है, उदय सिंह की मृत्यु कब हुई थी फिर, तो 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, होली के दिन होती है, और वहीं पर गोगुंदा में उनकी छतरी बनी हुई है ना, इतनी बात कर ली थी। अब उदय सिंह की जैसे ही मृत्यु हो जाती है, तो उदय सिंह ने जो अगला राजा घोषित किया था, वो घोषित किया था, उनकी एक रानी थी भटियानी रानी, उस भटियानी रानी से थोड़ा प्रेम अधिक था, तो इस कारण से उदय सिंह ने मरते मरते, जब लास्ट टाइम आया था उनका, तो इस टाइम पर उनका जो पुत्र था जगमाल, भटियानी रानी का जो पुत्र था जगमाल, इसको घोषित करके राजा बनाकर चले गए थे ना, उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। तो अब जैसे ही उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है, तो हमारे राजपुताना में ऐसा होता था कि जो भी राजा बनेगा अगला, यानी राजा की जैसे मृत्यु हो गई, तो उस राजा का जो अगला उत्तराधिकारी होता था, उस राजा के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता था, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजा का कोई भी दुख नहीं होता है, राजा को किसी प्रकार का दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि राजा तो सभी मोह है, इन सांसारिक मोह से क्या होता है, ऊपर होता है, उसका कोई पिता नहीं होता है, कोई माता नहीं होती, उसके लिए तो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या होता है, उसका राज्य होता है। तो ये हमारे राजस्थान में ऐसी परंपरा रही थी। तो एज जो था, अब
घोषित किसको कर दिया, राजा किसको घोषित करके गए उदय सिंह, तो उदय सिंह राजा घोषित करके गए हैं जगमाल को। लेकिन महाराणा प्रताप अब अपने पिता का अंतिम संस्कार में भाग लेते हैं और गोगुंदा में इनका अंतिम संस्कार करा। तो वहां पर जो इनके लोग वगैरह उन्होंने इकट्ठा हुए, उन्होंने कहा प्रताप कैसे आ गए यार, प्रताप को तो राजा है अगला, और प्रताप को तो नहीं आना चाहिए, वैसे वैसे 2-3 लोगों ने कहा। तो प्रताप ने कहा कि शायद सही बात है, लेकिन आपके वहम हुआ है, क्योंकि मेरे पिताजी ने जाते जाते राजा मुझे न बनाकर जगमाल को बना दिया है। तो लोगों ने कहा कि यार जगमाल वो बेवड़ा टाइप का आदमी, क्योंकि एकदम बिल्कुल बेवड़ा टाइप का आदमी था। तो लोगों ने कहा कि यार वो बेवड़ा टाइप का आदमी वो काय का राजा है यार, वो तो राजा बनने वाला लायक ही नहीं है। तो कहा नहीं, बात तो यही है, हकीकत बात तो यही है। तो चलो कोई बात नहीं, तो ठीक है। अब लोगों को जैसे ही पता चला तो लोगों ने कहा कि वहीं पर सलूम्बर के कृष्णदास चुंडावत उपस्थित थे। तो लोगों ने कहा सलूम्बर वाले कृष्णदास चुंडावत को कि क्या राजा वो बनना चाहिए। तो सलूम्बर कृष्णदास जी ने कहा कि ये राजा राज तिलक, राजा का तिलक हम निकालते, राज तिलक हम करते हैं, तो हम बताएंगे कि राजा कौन बनेंगे। और राजा वहीं पर उन्होंने तिलक निकाल दिया किसके, प्रताप के, और कह दिया कि आप ही राजा हो मेवाड़ के। तो ये सारे सामंत वगैरह गए वहां पर, जाकर उस जगमाल को कहा कि आप राजा नहीं हो, आप हटो यहाँ से। जगमाल वहां पर एकदम मजे से राज तिलक की तैयारियों में डूबा हुआ था। उसने सोचा कि आज तो हम ही राजा बनेंगे, तो उसके सपनों को चूर चूर कर दिया। तो वो नाराज होकर कहाँ चले जाते हैं, अकबर के पास में चले जाते हैं। और फिर आगे राजा कौन बनते हैं, महाराणा प्रताप बनते हैं। महाराणा प्रताप वो राजा है जिसको जनता ने बनाया है, जनप्रिय राजा है। कितने महान होगा, कितना व्यक्तित्व उस आदमी का महान होगा कि जिसने जनता ने राजा बनाया है, न कि उसके पिता ने राजा बनाया। उसको उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया गया था, बल्कि जनता ने उसे, जो उनके राजा था, उस राजा के जो फरमान था, अंतिम फरमान, राजा भाई मरते मरते उनकी इच्छा थी कि मेरा पुत्र ये जगमाल राजा बने, लेकिन इस उच्च इच्छा का अवहेलना की, इस इच्छा की अवहेलना करते हुए किसको राजा बनाया था, प्रताप को राजा बनाया था। तो इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि प्रताप कितना महान होगा, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार का होगा, कि उनके साथ में लोगों का जुड़ाव था वो किस प्रकार का होगा, कि वो जनप्रिय राजा कहलाए, है ना। और तभी आज हम महाराणा प्रताप का नाम लेते हैं तो हमारे दिल और दिमाग में, हमने किसी ने नहीं देखा, लेकिन हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक उनकी एक छवि बन जाती है कि हाँ महाराणा प्रताप ऐसे थे, क्योंकि महाराणा प्रताप के बारे में हम बचपन से सुनते आ रहे हैं ना। तो चलो उसी महाराणा प्रताप को हम पढ़ते हैं और अपनी क्लास का करते हैं आगाज। चलो, महाराणा प्रताप की हम सामान्य से बात करें तो महाराणा प्रताप राजा कब बनते हैं, 1572 में बनते हैं। राज तिलक इनका पहला कहाँ होता है, गोगुंदा में होता है। लेकिन बाद में देखो, गोगुंदा में तो एक बार ऐसे ही राज तिलक होता है नया नया ना, उसके बाद में कुंभलगढ़ जो दुर्ग है, उस कुंभलगढ़ दुर्ग में इनका विधिवत रूप से राज तिलक होता है। यानी समारोह जो होता है, राज तिलक समारोह जो होता है, उस समारोह में अपने नहीं होता कि कोई भी प्रधानमंत्री बनता है, कोई भी, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने थे नए नए, तो सबको आसपास के जितने प्रधानमंत्री वगैरह थे उनको सबको बुलाया था ना। तो इस प्रकार से ये भी यहाँ पर राजा बनाया, तो नया नया सबके पास में भाई बधाई वगैरह, कोई दुश्मन होता है तो भी बधाई तो भेजता है, नया नया कोई राजा वगैरह बनता है। तो आगे पढ़ेंगे कि अकबर के द्वारा भी यहाँ पर बधाई भेजी गई थी, है ना। तो अब राजा बने हैं कौन, प्रताप। प्रताप 1572 में राजा बनता है, 1597 तक इनका शासनकाल होता है। प्रताप की अगर नॉर्मल बातें हम बात करें तो इनका जन्म जो है 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ दुर्ग में हुआ है। और विक्रमी संवत की बात करें तो 1597 में। देखो विक्रमी संवत की बात करें तो ये जो है इसमें 57 जोड़ दो आप, कितना जोड़ दो, 57। 1540 में 57 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, 97 आ जाएगा। अगर हिंदी ग्रंथों के, हिंदी महीनों के अनुसार बात करें तो ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की तृतीया को होता है किसका, महाराणा प्रताप का जन्म। इन महाराणा प्रताप की माता का क्या नाम था, जयवंता बाई था। इनके पिता का क्या नाम था, उदय सिंह था। और जयवंता बाई जो थी वो पाली के अखेराज सोनगरा की पुत्री थी। आपको ये बात भी पता है ना, क्योंकि हमने पहले ही जान ली। इनकी पत्नी कौन थी, अजबदे थी, अजबदे रामरख पंवार की पुत्री थी, है ना। इनका पुत्र जो था वो अमर सिंह था। कौन था, अमर सिंह। और इस अमर सिंह का जन्म जो है 1559 ईस्वी में होता है। और इस 1559 ईस्वी में इनका जन्म होता है। इसी उपलक्ष्य में जो उदय सिंह है वो धोख लगाने के लिए जाते हैं उदयपुर के जो कैलाशपुरी मंदिर है एकलिंगनाथ जी का, उस एकलिंगनाथ जी के मंदिर में जाते हैं और वहीं पर क्या कर देते हैं, उदयपुर शहर की स्थापना करते हैं। किस शहर की स्थापना करते हैं, तो उदयपुर शहर की स्थापना किसके जन्म पर होती है, तो उदय सिंह, अमर सिंह का जो जन्म होता है, इस जन्म, इनके जन्म होने पर धोख लगाने के लिए जाते हैं एकलिंगनाथ जी के मंदिर पर। और वहीं थोड़ी दूर आगे चलकर फिर उन्होंने उदयपुर में महलों वगैरह का निर्माण वगैरह शुरू करवा दिया था, ये भी ध्यान रखना। इस महाराणा प्रताप का साहित्य का नाम क्या मिलता है, पाथल मिलता है। और पित्थल जो है वो पातल पित्तल की कविता किसने लिखी थी, तो किसने लिखी थी, पृथ्वीराज राठौड़ ने लिखी थी, जो कल्याणमल का पुत्र था, बीकानेर का शासक था कल्याणमल, इनका पुत्र था और राय सिंह का भाई था ना। और अकबर ने इन्हें जो गागरोन दुर्ग था, कौन सा दुर्ग, ये गागरोन का दुर्ग दिया था अकबर ने, ना।
गागरोन का किला, इस गागरोन की जागीर दी थी और इस किले में इन्होंने लिखी थी। ये पृथ्वीराज राठौड़ किसका दरबारी विद्वान, किसके दरबार में रहता था, तो ये अकबर के दरबार में रहता था। किन का पुत्र था, तो बीकानेर का जो राय सिंह था, बीकानेर का जो कल्याणमल था, इस कल्याणमल का तो पुत्र था और राय सिंह का भाई था, है ना। चलो, महाराणा प्रताप का घोड़ा था चेतक, महाराणा प्रताप का हाथी था राम प्रसाद। ध्यान रखना, ये राम प्रसाद अगर कई बार एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है कि महाराणा प्रताप का हाथी था, तो जैसे ही नाम देखा चेतक, हम आंसर पर टिक कर देते हैं, भाई साहब गलत हो जाएगा। क्योंकि ये तो पढ़ लो कि वो चेतक पूछ रहा है, वो हाथी पूछ रहा है या वो घोड़ा पूछ रहा है, तो क्या था, राम प्रसाद। महाराणा प्रताप के उपनाम है मेवाड़ी केसरी है, हल्दी घाटी का शेर है, हिंदुआ सूरज है। महाराणा ये जो राम प्रसाद है, ये अकबर ने जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, इस हल्दी घाटी के युद्ध में राम प्रसाद को पकड़ लिया जाता है और फिर मुगलों के द्वारा इसका नाम पीर प्रसाद कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है, पीर प्रसाद। तो हम आगे बात कर लेंगे, है ना। राज्याभिषेक देखो, 28 फरवरी 1572 को उदय सिंह की मृत्यु होती है। मृत्यु होती है होली के दिन। एक बार पेपर में यह प्रश्न आया कि मेवाड़ का वह शासक कौन सा था जिसकी मृत्यु होली के दिन हुई थी, तो आपको ध्यान रखना उदय सिंह। उदय सिंह की मृत्यु कब होती है, होली के दिन होती है। और होली के दिन कब होती है, तो 28 फरवरी 1572 को होती है। कहां पर होती है, गोगुंदा में होती है। फिर गोगुंदा में ही उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। अंतिम संस्कार के अंदर ही कौन जाते हैं, महाराणा प्रताप जाते हैं। लेकिन वहां पर महाराणा प्रताप को लोगों ने क्या कर दिया, समर्थन दिया और जनता ने कहा कि राजा आप बनने चाहिए। कौन, महाराणा प्रताप। तो कृष्णदास चुंडावत सलुम्बर के जो थे, और सलुम्बर वालों को अधिकार था कि आप क्या करोगे, मेवाड़ के जो शासक होगा उसका राज तिलक करोगे। तो कृष्णदास चुंडावत ने उनका राज तिलक किया और वहां पर राजा घोषित कर दिया किसको, महाराणा प्रताप को। जबकि राजा किसको बनाकर गए थे, उदय सिंह अपने पुत्र जगमाल को बनाकर गए थे, जो भटियानी रानी का पुत्र था ना। लेकिन जनता ने इस राजा के जो अंतिम जो फैसला था राजा का, राजा बनाकर गए थे, इसकी भी अवहेलना कर दी और अवहेलना करते हुए अपना राजा किसे चुना, तो प्रताप को चुना। तो प्रताप कितना जनप्रिय राजा रहा होगा ना। फाल्गुन मास की पूर्णिमा को हुआ था, ये भी ध्यान रखना। कृष्णदास चुंडावत ने इनको क्या करी थी, तलवार बांधी थी। दूसरा राज्याभिषेक जो होता है वो 1572 में होता है। कहां पर होता है, कुंभलगढ़ में, क्योंकि कुंभलगढ़ इनकी कैपिटल बनी थी उस समय। तो कुंभलगढ़ में होता है। और कुंभलगढ़ में जब ये राज्याभिषेक हुआ इस दूसरे में, इसमें और राजा तो आए ही आए थे। एक मारवाड़ का राजा था उस समय, चंद्रसेन। कौन आए थे, चंद्रसेन। ये चंद्रसेन भी आए थे भाई। इस चंद्रसेन से, मारवाड़ के चंद्रसेन आए थे ना, इनसे तो अकबर जो ये आपका प्रताप था, ये प्रताप प्रभावित था। क्योंकि इन्हें बोला जाता है कि मारवाड़ का प्रताप, इन्हें कहा जाता है भूला बिसरा राजा, इन्हें कहा जाता है पगर प्रताप का अग्रगामी राजा। तो मारवाड़ का प्रताप कौन है, चंद्रसेन। क्योंकि ये जो चंद्रसेन है, इन्होंने सबसे पहले लोहा लेना स्टार्ट कर, प्रताप से पहले ये लोहा लेना स्टार्ट हो जाते हैं अकबर से, क्योंकि ये अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। तो फिर अकबर ने कहा कि ये आए थे इस प्रताप के राज्याभिषेक में। तो प्रताप ने कहा कि चंद्रसेन जी क्या करना चाहिए, तो क्या देख लो मैं तो ऐसे कर रहा हूं, तो कि ठीक है मैं ही आपकी तरह करूंगा। तो प्रताप भी किसको फॉलो करता है, चंद्रसेन जी को फॉलो करता है। और चंद्रसेन जी की तरह ही ये भी मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं करते हैं। और प्रताप ने ठान ली थी कि मैं कभी भी मुगलों के अधीन नहीं रहूंगा, मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं करूंगा। और अपने जीवन में मरते दम तक इन्होंने अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। ठीक है ना। अकबर जैसे ही राजा बनता है, देखो राणा प्रताप जैसे ही राजा बनते हैं, तो जैसे ही अकबर को पता चला भाई उदय सिंह जी नहीं रहे, क्योंकि उदय सिंह ने भी अपने जीवन में इसकी अधीनता स्वीकार नहीं की थी अकबर की। तो जैसे ही अकबर को पता चला कि मेवाड़ का राजा चेंज हुआ है, राजा कौन बना है, प्रताप बना है, तो अकबर ने बधाइयां भेजी, इनका सम्मान किया, ठीक है कोई बात नहीं। और दुश्मन भी होते थे तो बधाइयां भेजते थे, पहले चलती थी, आज भी चलती थी, दुश्मनी हो लेकिन बधाइयां आज भी हम भेजते हैं, और बधाइयां आती है तो हम ग्रहण भी करते हैं ना। तो इसके समय बधाइयां भेजी गई थी। फिर अकबर ने सोचा भाई उदय सिंह ने तो अपनी अधीनता स्वीकार नहीं की, लेकिन अब नए नए दूसरा राजा बना है, क्या पता वो अपनी बात मान ले। तो सबसे पहले अकबर ने 4 शिष्टमंडल भेजे थे, 4 मैसेंजर भेजे थे, अपने मैसेंजर जो थे वो भेजे थे। अब अकबर ने पहला जो आदमी भेजा था वो भेजा था जलाल खां कोरची को। ये थोड़ा बोलने में थोड़ा अच्छा था ना, बातों में उलझाने में माहिर था। तो ये जलाल खां कोरची को भेजा कब, 1572 को। इसने कहा, ये प्रताप से मिला, कहा प्रताप जी क्या पड़ा है लड़ाइयों में, अधीनता स्वीकार कर लो, ऐसी वैसी फलाना डिगड़ी बातें हुई। लेकिन प्रताप ने मना कर दिया कि ना, बिल्कुल नहीं, अधीनता तो हम स्वीकार आज करें न काल करे। और अधीनता अब उस अकबर की, उस मुगल की, मैं तो आज करूं न काल। तो ये जाता है यहाँ से सीधा सीधा जाकर अकबर को कहता है कि उन्होंने तो साफ साफ ही मना कर दिया है। तो फिर अकबर सोचता है कि प्रताप यंग है, जवान है, राजपूत है,
तो क्यों ना उनसे बात करने के लिए किसी यंग को भेजा जाए, किसी राजपूत को भेजा जाए। तो अकबर के दरबार में आमेर का एक राजकुमार मान सिंह था। वो मान सिंह को कहते हैं कि मान सिंह जी, आमेर गए हुए कितने दिन हो गए? तो उन्होंने कहा बहुत दिन हो गए महाराज। तो चलो छुट्टी है आपकी, जाओ, और जाते जाते एक काम करना, आप प्रताप से बात करते हुए जाना। चलो कोई बात नहीं, ये समझ गया। ये आता है उदयपुर, जून का महीना था, 1573 की ये बात है। तो ये मान सिंह आता है। जैसे ही मान सिंह आता है तो अब हमारे एक रिवाज होता है, आज भी अपने को पता है भाई, कोई बाहर से कोई विदेश मंत्री आता है तो हमारा विदेश मंत्री बात कर लेता है, बाहर से कोई प्रधानमंत्री आता है तो अपना प्रधानमंत्री बात कर लेता है, बाहर से कोई प्रसारण मंत्री आता है तो अपना प्रसारण मंत्री बात कर लेता है, तो बाहर से कोई वित्त मंत्री आता है तो अपना वित्त मंत्री बात कर लेता है। तो ऐसे ही होता है। तो पहले ही ऐसे ही हुआ था। ये मान सिंह आया है और मान सिंह से बात करने के लिए आता कौन है? अमर सिंह आता है। तो अमर सिंह ने कहा कि मान सिंह अंकल जी खाना खुना खाओ ऐसे वैसे। तो जैसे ही मान सिंह ने देखा कि यार मेरे से मिलने और अमर सिंह आ रहा है, अमर सिंह थोड़ा सा खड़ूस टाइप का आदमी था, थोड़ा सा बदमाश था। तो इसने कहा कि यार तुम्हारे पापा कहाँ हैं? कहा पापा तो बीमार है। अरे कहा बीमारी तो मैं निकाल दूंगा, ऐसे वैसे थोड़ी ऊपर नीचे बात होती है इनको। तो ये अमर सिंह जो थोड़ा टेढ़ी टेढ़ी बातें करता था, हंसता हुआ एकदम ऐसे नो फिक्र। मान सिंह ने पूछा पापा, पापा तो बीमार है हंसता है। तो ये मान सिंह कहता है कि बीमारी तो मैं निकाल दूंगा, युद्ध में आ रहा हूं मैं सेना लेकर। तो ये मान सिंह इतना कहकर जाता है। तो अमर सिंह पीछे से आवाज लगाता है, मान सिंह अंकल। तो मान सिंह ने कहा क्या हुआ? कहा आप युद्ध करने आ रहे हो? तो कहा तो उसमें आप अकेले मत आना, फूफा जी को भी साथ में लेकर आना। तो मान सिंह को और ज्यादा गुस्सा आया। थोड़ी सी आगे मान सिंह चला तो अमर सिंह पीछे से, अंकल एक लास्ट बात तो सुनते जाओ। उसने कहा क्या? हमारे यहाँ इधर एक पाली में जगह पड़ती है सोजत। तो मान सिंह ने कहा तो वहां पर मेहंदी मिलती है। तो मान सिंह ने फिर कहा तो वो लेकर जाना। बोला क्यों? बुआ जी के लिए लेके जाना, क्योंकि इसकी बुआ जी तो थी हरकाबाई। हरकाबाई जो थी जोधाबाई, वो अकबर की पत्नी थी। मान सिंह की क्या थी? बुआसा थी। मान सिंह का जो पिता था भगवान दास, उसकी क्या थी? बहन थी। और भगवान दास का पिता भारमल था, इसकी पुत्री थी। तो इसका शादी हो रखी थी 1562 में, अधीनता स्वीकार कर लेता है ना भारमल। तो कहा कि आप वो लेके जाना। अब मान सिंह भाई साहब आग बबूला हो गया, बहुत खतरनाक तरीके से गुस्सा आया। और ये आकर अकबर को कहता है कि मुझे सेना दीजिए, मैं तहस नहस कर दूंगा, और मैं ऐसे कर दूंगा मुझसे मिलने के लिए। फिर अकबर ने कहा अरे बात तो क्या हुई वो तो बता। अकबर ने कहा कि मुझसे मिलने तो प्रताप आया ही नहीं था। प्रताप ने तो अपने पुत्र को भेजा था, उदय सिंह को। उदय सिंह क्या, अमर सिंह को। अकबर के समझ में आई भाई, राजा से मिलने के लिए राजा जाएगा, राजकुमार आया है तो राजकुमार मिलेगा। अब की बार हम क्या करते हैं, इस भगवनदास को भेजा। भगवनदास मेवाड़ आमेर का राजा था, और आमेर का राजा था भगवनदास। कब आता है? 1573। याद रखना ये एक तो है 72 में, बाकी 3 73 में। 1 72 3 73, 1 72 3 73, ऐसे याद हो जाएगा। भगवनदास आता है, और भगवनदास जैसे आता है, भगवनदास जी से रामरूमी करते हैं, अच्छा वैसे बतलाते हैं, आराम से बातें वगैरह होती है। भगवनदास ने कहा कि प्रताप जी क्या पड़ा है? प्रताप आप अधीनता स्वीकार कर लो, ऐसे वैसे। प्रताप ने कहा कि आपको शर्म नहीं है ये बात कहते हुए? याद करो, आपके दादा और हमारे दादा कभी हुआ करते थे, हमारे पूर्वज हुआ करते थे राणा सांगा, और आपके पूर्वज थे पृथ्वीराज कछावा, कभी हमारे झंडे के नीचे लड़ा करते थे वो। एक दिन खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, याद है ना वो? 1527 में खानवा के युद्ध में आपका जो पूर्वज थे पृथ्वीराज कछावा, वो हमारे झंडा जो राणा सांगा थे उनके साथ लड़े थे। और आप हो कि मुगलों के साथ में अधीनता स्वीकार कर ली। आप उनके बारे में बोल रहे हो कि आप उनकी अधीनता स्वीकार कर लो। मानता हूं कि मेवाड़ आज थोड़ा सा कमजोर पड़ा है, उतना शक्तिशाली नहीं रहा होगा, लेकिन आप एक काम करो, आप मुगलों से लोहा लेने के लिए तैयार हो जाओ, मैं आपके झंडे के नीचे लड़ लूंगा, लेकिन मैं तो मुगलों के झंडे के नीचे आज लड़ूं न काल, मैं तो अधीनता स्वीकार नहीं करने वाला। इस भगवनदास को समझ में आ गया कि यह तो अधीनता स्वीकार करने वाली बात होगी नहीं। तो यहाँ से चला जाता है, चला जाकर अकबर को कहता है कि साहब बात नहीं बनी। तो फिर अकबर का एक वित्त मंत्री था टोडरमल। ये टोडरमल कौन था भाई? वित्त मंत्री। कौन था ये? वित्त मंत्री। आज का निर्मला सीतारमण कह दो जी, आज के निर्मला सीतारमण जी की बात कर लेते हैं ना, वो भी तो वित्त मंत्री। तो ये था टोडरमल। तो टोडरमल जाता है 1573 में। टोडरमल बड़ा चालाक आदमी था, बड़ा समझदार आदमी था। इसने महाराणा प्रताप को कहा कि साहब, महाराणा प्रताप ने पहले ही कह दिया कि आप आओ, ये हिंदू था वैसे भी, आप आओ, आपका स्वागत है, अभिनंदन है, हम इस्तकबाल करते हैं, इस मेवाड़ की धरा पर आपका हम बहुत बहुत अभिवादन करते हैं। लेकिन अगर आप बात करोगे हमारी अधीनता की, कि हम अकबर की अधीनता स्वीकार कर लें, तो आप छे रुकना ही मत, छे आना ही मत। तो इतना कहते ये समझ गए। इन्होंने अच्छी बुली बातें बूतें की कि फसलवाड़ी कैसी है और मेवाड़ में सब कुछ ठीक है, कुशल है या नहीं। इतना कहते हुए, बातें करते हुए वापस आ जाते हैं, और वापस आकर अकबर को कहते हैं कि नहीं साहब, वो आदमी अधीनता स्वीकार करने वाला नहीं लगता है, वो थोड़ा टेढ़ा आदमी है।
तो फिर अकबर ने क्या किया, हल्दी घाटी का युद्ध। भाई हल्दी घाटी का युद्ध होगा, अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे। तो इतनी बात तो हमने पढ़ ली है ना। तो 4 शिष्टमंडल को भेजा, एक तो जलाल खां कोरची, एक मान सिंह। सबसे पहला जो शिष्टमंडल के रूप में आता है वो कौन आता है, 1572 में जलाल खां कोरची आता है। उसके बाद में मान सिंह 1573 में, भगवंत दास भी 1573 में, फिर टोटल में याद रखना जलाल एक जो है वो 72 में, बाकी 3 73 में, 1 72 3 73। पहला व्यक्ति कौन है, जलाल खां कोरची आता है। फिर दूसरे नंबर पर मान सिंह आता है। फिर मान सिंह के पिता जो थे भगवंत दास वो आते हैं। और फिर आते हैं टोडरमल। और टोडरमल कौन थे, अकबर के वित्त मंत्री थे, है ना। चलो अब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ, क्योंकि हल्दी घाटी भाई अधीनता ऐसे तो स्वीकार की नहीं, तो युद्ध होता है, युद्ध में हरा लेंगे। इस युद्ध का उद्देश्य क्या था, इस युद्ध का उद्देश्य ये था कि या तो अकबर को जो प्रताप है, इस प्रताप को अपने को बंदी बनाना है, या प्रताप को हम बंदी ना बना पाए तो हमें प्रताप से अधीनता स्वीकार करवा लेनी है। भाई मुगलों की अधीनता स्वीकार कर लेगा प्रताप, यानी इस युद्ध का यही उद्देश्य था। इस युद्ध का और कोई उद्देश्य नहीं था ना। तो अब हम बात करते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। होता कब है, 18 जून 1576 को होता है। लेकिन एक हमारे राइटर हुए, इतिहासकार हुए गोपीनाथ शर्मा, वो कहते हैं कब होता है, 21 जून को हुआ है। तो याद रखना 18 जून 1576। बाकी सभी जो इतिहासकार हैं वो कहते हैं कि 18 जून 1576 को होता है। कौन सा युद्ध, ये विश्व प्रसिद्ध युद्ध है हल्दी घाटी का युद्ध। कब होता है, 18 जून 1576 को। लेकिन राइटर जो गोपीनाथ शर्मा है, ये गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि कब हुआ है ये युद्ध। इतिहासकार जो है ये कहते हैं 21 जून को हुआ है। ये युद्ध होता है किन किन के बीच में, प्रताप और अकबर के मध्य होता है। खमनोर व गोगुंदा की पहाड़ियों के बीच में होता है। कहां पर होता है, खमनोर और गोगुंदा की जो पहाड़ियां हैं उनके बीच में होता है ना। और हल्दी घाटी जो स्थान है वो कहां पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है। ये भी ध्यान रख लेना कहां पड़ता है, तो ये राजसमंद में पड़ता है। चलो प्रताप की सेना का जो नेतृत्व किया था वो स्वयं प्रताप ने किया था। और प्रताप ने इस हल्दी घाटी युद्ध की जो योजना बनाई थी वो कहां पर बनाई थी, कुंभलगढ़ में बनाई थी। लेकिन अकबर की सेना का जो नेतृत्व किया था वो एक तो था मान सिंह। अकबर ने अपनी सेना का नेतृत्व किसे दिया था, मान सिंह। और एक था आशफ खां। कौन था, आशफ खां था ना, आसफ खां। अब देखो मान सिंह जो था, ये मान सिंह ये हल्दी घाटी का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसमें मान सिंह को स्वतंत्र रूप से, यानी प्रथम बार स्वतंत्र रूप से सेनापति के रूप में भेजा गया था। वो कौन था, मान सिंह। और मान सिंह को प्रथम बार स्वतंत्र रूप से सेनापति के रूप में किस युद्ध में भेजा है, तो हल्दी घाटी के युद्ध में भेजा है। हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व कौन करते हैं, तो मान सिंह है और आसिफ का है। कौन है, मान सिंह और आसिफ का। इस युद्ध में अकबर का एक इतिहासकार है, दरबारी इतिहासकार, उसका नाम है बदायूनी। क्या है, क्या नाम है, बदायूनी। ये बदायूनी स्वयं आता है। बदायूनी भी क्या करता है, युद्ध करता है, इस युद्ध में आता है, जो अकबर का दरबारी इतिहासकार है। ठीक है ना। अकबर की सेना का नेतृत्व मान सिंह आसम खान ने किया था। और अकबर ने इस युद्ध की जो योजना बनाई थी वो अजमेर का जो मैगजीन दुर्ग है इस दुर्ग में बनवाई थी, है ना। किस दुर्ग में बनाई थी, अजमेर के मैगजीन दुर्ग में बनाई थी। और इस समय इसमें मेवाड़ और मुगल सेना का जो अनुपात था वो था 4:1, यानी मुगलों की सेना अगर 4000 है तो हमारे मेवाड़ी सेना कितनी है, 1000 है ना उनके पास में। अकबर सेना का जो हरावल आगे का जो भाग था उसमें कौन थे, जगन्नाथ कछुआ। कौन थे, जगन्नाथ कछावा। अकबर की सेना की बात कर रहे हैं, वह सैयद हासिम खां थे, है ना। प्रताप की सेना का जो हरावल भाग था, हरावल यानी आगे आगे का भाग, इसमें कौन कौन थे, तो हाकिम का शूर। ये एकमात्र अफगान थे, यानी पठान सेनापति थे। कौन, हाकिम का शूर, जो महाराणा प्रताप की सेना को लीड कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे ना, आगे आगे लड़ रहे थे। इसमें प्रताप के पास में भील सेना भी थी। यानी सभी देखो इसमें प्रताप के पास में, प्रताप का व्यक्तित्व, प्रताप की बोलने चालने की, प्रताप की जो क्या व्यक्तित्व था उसका हमें इस बात से पता चलता है कि जो लोग थे, देखो अफगान इसकी सेना में है, भील इसकी सेना में, आगे हम बात करेंगे रामशाह तंवर, यानी बहुत सारे लोगों ने इनका सहयोग दिया। तो शायद खानवा के जो सांगा थे, खानवा के युद्ध में या तो सांगा के साथ में लड़े थे या बाद में अकबर इस प्रताप के साथ में ना। तो देखो पूंजा भील था ना अकबर के आने की। अब देखो हुआ क्या था इस युद्ध में, बदायूनी जो था ये अकबर का कौन था, दरबारी इतिहासकार था। कौन, बदायूनी। और बदायूनी ये कहता है कि बदायूनी अपनी बुक में लिखता है, बदायूनी की बुक है मुंतख्वाब उल तवारिक। कौन सी है, मुंतख्वाब उल तवारिक, जो बुक है किसकी, बदायूनी की। बदायूनी अपनी बुक में लिखता है कि जब अकबर की सेना और मेवाड़ की सेना यानी महाराणा प्रताप और मुगलों की सेना जब आपस में भिड़ी तो मेवाड़ी सेना जो थी उसने इतनी भयंकर तरीके से, यानी प्रताप की सेना ने पहले इतने भयंकर तरीके से आक्रमण किया कि मुगल जो सेना थी वो भागने लग गई थी। और मुझे तो यह भी नहीं समझ में आ रहा था,
आगे मुगल सेना भाग रही थी, पीछे जो थी मेवाड़ी सेना उनका पीछा कर रही थी। तो मुझे तो यही नहीं पता कि कौन सी सेना अपनी है और कौन सी राणा प्रताप की है। तो मैंने आसफ खां से कहा कि मैं किस पर तीर चलाऊं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि अपना सैनिक कौन सा है और प्रताप का सैनिक कौन सा है। तो आसफ खां कहता है कि आप तो तीर चलाओ, मरना तो आखिर इन हिंदुओं को ही है। क्या कहता है कि मरना तो आखिर इन हिंदुओं का है, आप तो तीर चलाओ और लगेगा किसके, हिंदुओं के, आपस में मरेंगे। बदायूं ने आया क्यों था? बदायूं ने इस युद्ध में इसलिए आया था, बदायूं ने कहा था कि मुझे हिंदुओं के खून से अपनी धाड़ी को रंगना है। किसने कहा था? बदायूं ने। तो इनका मतलब था हिंदुओं को मारना है। तो आसफ खान ने कहा कि आप तो तीर चलाओ, मरना तो इन क्या है, हिंदुओं को ही है, आपस में राजपूत ही मरेंगे, आप तो तीर चलाओ। और बदायूं ने यह लिखता है कि हमारी सेना पहले ही जब पहली बार आक्रमण किया था तो प्रताप की सेना ने इतना प्रबल आक्रमण किया था कि हमारी सेना भागने लग गई थी। और भागती हुई सेना में हमारी सेना में एक सेनापति था, एक व्यक्ति था मिहत्तर खां। कौन था? मिहत्तर खां। इस मिहत्तर खां ने झूठी खबर फैलाई थी कि बादशाह आ रहा है। कौन? अकबर। इस बादशाह अकबर आने की, यानी हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर के आने की झूठी खबर फैलाने वाला व्यक्ति कौन था? मिहत्तर खां। इस मिहत्तर खां ने झूठी खबर क्यों फैलाई? क्योंकि प्रथम जब पहली बार आक्रमण हुआ था तो उस आक्रमण में, प्रारंभिक आक्रमण में जो प्रताप की सेना थी उसने कितने खतरनाक तरीके से आक्रमण किया था कि मुगल सेना तितर बितर होकर भागने लग गई थी। तो उस सेना में जोश दिलाने के लिए, उस सेना को पुनः एकत्रित करने के लिए, उस सेना को इन राजपूतों के सामने लड़ने के लिए किसने झूठी खबर फैलाई थी? मिहत्तर खान ने। और मिहत्तर खान ने कहा था कि कौन आ रहा है? बादशाह अकबर स्वयं आ रहे हैं, आप भागो मता। वो सेना और लेकर आ रहे हैं, और सेना जब आ रही है, बादशाह जब स्वयं आ रहा है तो हम क्या कर लेंगे? इनसे लड़ लेंगे, इनसे जीत जाएंगे। फिर यदि जीत जाएंगे तो वहां पर मान सिंह जो था, वो मान सिंह मर्दाना हाथी पर सवार था। मान सिंह किस घोड़े पर किस हाथी पर सवार था? तो मर्दाना जो हाथी था, इस मर्दाना हाथी पर सवार था कौन? मान सिंह। महाराणा प्रताप ने जो घोड़ा था चेतक, इस चेतक पर सवार थे। चेतक को मान सिंह के पास में लाए। चेतक ने इतना समझदार था कि उसने दोनों जो अपनी टांगे थी वो मर्दाना हाथी के मस्तक पर रख दी, और महाराणा प्रताप ने जो भाला था हाथ में, उस भाला को इस भयंकर तरीके से फेंका कि मान सिंह बचते मरते मरते थोड़ा सा बच गया था, बाड़ बाड़। क्योंकि जो होदा होता है, ऊपर बैठने वाला जो होदा होता है, मान सिंह उस होदे में बैठ गया था, जिस कारण से वो वार चूक गया, और चूकते ही जो मान सिंह तो बच गया। लेकिन मान सिंह बड़ा समझदार चालाक व्यक्ति था। उसने, कहते हैं कि हाथी की सूंड थी ना, उस सूंड में एक तलवार या छुरा जो था, कटार जो थी, वो लगा रखा था। जैसे ही प्रताप वापस अपने पैर उतार रहा था तो उस छुरे से, उस तलवार से चेतक के पैर कट गए थे, नीचे वाले दोनों। तो चेतक मूव नहीं कर पा रहा था, चेतक हिल नहीं पा रहा था। तो जैसे तैसे प्रताप को ध्यान पता चला कि अब चेतक तो क्या हुई, पैर कट गए, घायल होगा। तो प्रताप ने चेतक को क्या किया? बाहर निकाला युद्ध भूमि से। जब बाहर निकाल के ले गया था तो प्रताप के जो राज तिलक हैं, वो राज तिलक ये होता था, पहले ये होता था कि कोई भी व्यक्ति जो है, उस व्यक्ति का अगर युद्ध के अंदर वो व्यक्ति, राजा जो है लड़ रहा है, लेकिन वो घायल है या किसी कारण वो युद्ध से बाहर जाना चाहता है, बाहर उसको निकालना चाहते हैं, तो सादड़ी के जो झाला थे, वो झाला अद्दा जो झाला है, वो झाला क्या करेंगे? राजचिन्ह धारण कर लेंगे। और राजचिन्ह धारण करने के बाद में क्या करेंगे? उस दुर्ग से, उस मतलब जो राजचिन्ह है वो धारण कर लेंगे, और राजचिन्ह धारण करने के बाद में वो क्या होते हैं? लड़ेंगे। और इस कारण से जो राणा थे, उन राणा की क्या होती थी? सुरक्षा होती थी। हमने बात नहीं की थी क्या कि जो खानवा का युद्ध होता है, उस खानवा के युद्ध में राणा सांगा के जो राजचिन्ह है वो कौन धारण करता है? तो झाला अज्जा करता है। तो यहाँ पर जब चेतक घायल हो गया तो चेतक को बाहर निकाल के ले जा रहा था जो राणा प्रताप सिंह, लेकिन राणा प्रताप की जगह झाला जो विद्या है, और इस विद्या को मान भी कहते थे, तो झाला मान या झाला विद्या ने क्या किए थे? राणा के सभी जो राज चिन्ह वो धारण कर लिए। और धारण किया तो उसके बाद में लोगों, जो मुगल सेना थी, उस मुगल सेना ने इसको ही क्या समझा? राणा प्रताप समझा। प्रताप समझने के बाद में इस पर ताबड़तोड़ वार किए। जैसे इस पर ताबड़तोड़ वार किए, इनकी क्या हो जाती है? हत्या हो जाती है। और फिर प्रताप जो है, इस प्रताप ने इस चेतक को कहाँ लेकर आ गए थे? बलीचा गांव जो पड़ता है राजसमंद में, एक गांव पड़ता है बलीचा। कौन सा? बलीचा। बलीचा गांव जो राजसमंद है, इस राजसमंद में क्या बनी हुई है? चेतक की जो छतरी है, क्योंकि यहाँ पर चेतक खत्म हो गया था, चेतक की मृत्यु हो जाती है। और जैसे ही चेतक की मृत्यु होती है तो महाराणा प्रताप की आंखों से, जो महाराणा प्रताप की आंखों से अश्रु जो थे वो बहते रहे, रुके नहीं, क्योंकि महाराणा प्रताप का अपना प्रिय घोड़ा था। कहते हैं कि महाराणा प्रताप को अपने प्राणों से प्रिय था वो कौन सा घोड़ा? चेतक। और चेतक की हमने खूब कहानियां भी सुनी है ना। तो चेतक की मृत्यु हो जाती है, जिस कारण से कहां पर होती है चेतक की मृत्यु? बलीचा जो गांव है राजसमंद में, वहां पर होती है। और इसी बलीचा गांव राजसमंद में चेतक की क्या बनी है? स्मारक बनी है, चेतक की छतरी बनी हुई है। यह भी आपको ध्यान रखना है ना। तो राजकीय धारण छत्र किसने धारण किया था? झाला बीदा ने, या इसको कहते हैं झाला मान। कहाँ का था? सादड़ी का था।
चेतक मारा गया, चेतक का चबूतरा है। छतरी कहाँ बनी हुई है? तो बलीचा गांव राजसमंद में बनी हुई है। ये युद्ध जो था वो हाथियों के मध्य भी, देखो कितना महत्वपूर्ण युद्ध हुआ होगा हल्दी घाटी का युद्ध, कि इसमें हाथियों के मध्य भी युद्ध हुआ। और हाथियों के मध्य युद्ध कौन कौन से हाथियों ने भाग लिया? तो अकबर के जो महाराणा प्रताप के पास में एक हाथी था राम प्रसाद, एक था लूणा प्रसाद, एक था खांडेराव, एक था चक्रवात। और एक बार तो ये पूछ लिया था कि राम प्रसाद जो हाथी था वो किसका था? तो ये महाराणा प्रताप की ओर से लड़ने वाला क्या था? जो घोड़ा था, और ये हाथी था। और किस युद्ध में लड़ा है? हल्दी घाटी युद्ध में। तो देखो हल्दी घाटी युद्ध की इंपॉर्टेंस देखो कि इनके घोड़ों को भी आरपीएससी एग्जाम में पूछ रही है ना, तो ये भी ध्यान रखना। गजराज, गजमुक्ता, मर्दाना जो मान सिंह था, ये मान सिंह इस पे सवार था। मान सिंह किस घोड़े पर, हाथी पर सवार था? तो मान सिंह इस मर्दाना हाथी पर क्या था? सवार था। ये भी ध्यान रख लेना। हवाई था और एक था रणमदार। ये सारे के सारे जो हाथी थे ये किन के थे? मुगलों के थे। याद रखना ये राम प्रसाद जो था इसको पकड़ लिया था मुगलों ने, और फिर नाम बदलकर इसका क्या कर दिया था? पीर प्रसाद रखा। क्या रखा? पीर प्रसाद। अब राम प्रसाद घोड़े की क्या बात बताऊं, ये इतना स्वामी भक्त घोड़ा था कि जैसे ही इसने इसको मुगलों ने पकड़ लिया, पकड़ लेने के बाद में आगरा ले जाया गया था इसको, तो इसने खाना पीना कुछ नहीं खाया था। कहते हैं कि इसको इतने इतने अच्छे अच्छे व्यंजन खिलाए गए, लेकिन यह इतना स्वामी भक्त घोड़ा था कि इसको अपने स्वामी के हाथों, इसको पता चल गया है कि हमें दुश्मनों के द्वारा बंदी बना लिया गया है, और बंदी बनाने के कारण ये वहां पर कुछ नहीं खाता पीता है, जिस कारण से कुछ दिन बाद में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये याद रखना कि राम प्रसाद घोड़े का, राम प्रसाद जो हाथी है, इस राम प्रसाद हाथी का मुगलों ने क्या नाम किया था? तो पीर प्रसाद कर दिया था। ठीक है ना। और ये हवाई जो है ना, हवाई, ये अकबर का प्रिय घोड़ा था, अकबर का प्रिय हाथी था। सॉरी, अकबर का प्रिय हाथी, अकबर का प्रिय हाथी था कौन सा? हवाई। और मानसिंह किस हाथी पर सवार था? तो मर्दाना हाथी पर सवार था ना। राम प्रसाद जो हाथी वो किसका है? महाराणा प्रताप का है। और इस राम प्रसाद का मुगलों के द्वारा जब बंदी बना लिया गया था राम प्रसाद को, तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? पीर प्रसाद कर दिया गया था। ये भी आपको ध्यान रख लेना है ना। राम प्रसाद को मुगलों ने पकड़ लिया और नाम पीर प्रसाद रखा ना। चलो, इस युद्ध का जो प्रत्यक्ष वर्णन है वो कौन करता है? बदायूनी करता है। कौन करता है? बदायूनी। और बदायूनी की बुक है मुंतखवाब उल तवारिक। बदायूनी किसका इतिहासकार है? तो अकबर का इतिहासकार है बदायूनी। ठीक है ना। और बदायूनी ने हल्दी घाटी युद्ध को क्या नाम दिया है? गोगुंदा का युद्ध कहा है। क्या युद्ध? कौन सा युद्ध कहा है इसको? गोगुंदा, गोगुंदा का युद्ध कहा है ना। गोगुंदा का युद्ध का, ये भी आपको याद रखना। बदायूनी, कर्नल जेम्स टोड ने इस युद्ध को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। थर्मोपली क्यों कहा? क्या यूं यूरोप का था, तो यूरोप में एक युद्ध हुआ था जिसको कहते हैं थर्मोपली, है ना। तो इसको ऐसा युद्ध इसने संज्ञा दी है किसको? मेवाड़ का थर्मोपली। बदायूनी गोगुंदा का युद्ध बताता है। अबुल फजल, यह भी अकबर के इतिहास, अकबर का दरबारी विद्वान ही है, और ये इस युद्ध को कहता है खमनोर का युद्ध। कौन सा युद्ध? खमनोर का युद्ध। फिर आगे चलकर अब देखो इतना युद्ध हुआ, युद्ध होने के बाद में जो आसिफ खां और मान सिंह, यहाँ से बदायूनी इस युद्ध में लिखता है कि जैसे ही प्रताप ये युद्ध के मैदान से बाहर गया तो ये पूछते हैं कि आपने पीछा क्यों नहीं किया? तो बदायूनी अपनी बुक में लिखता है कि हमारी सेना इतनी डरी हुई थी क्योंकि भील जो वगैरह ये जो यहाँ की जनता वगैरह थी हमारी सेना को जगह जगह लूट रहे थे, और कोई भी हम मतलब राशन पानी लाने के लिए जाते थे तो वहां पर भी हमारी सेना को लूट लेते थे। तो हमने तो बाद में जैसे जैसे करके गोगुंदा की ओर बढ़े, और फिर हमने चारों ओर दीवार बनाकर वहां पर रहे थे कुछ दिन, और बाद में हमने धीरे धीरे कैसे जैसे तैसे करके निकलकर उदयपुर आसपास जो अजमेर वाला क्षेत्र था यहाँ पर आकर हमने शरण ली थी, है ना। तो हमारी सेना बहुत डरी हुई थी, इस कारण से हमारी सेना ने राणा प्रताप का पीछा नहीं किया। और बदायूनी खुद लिखता है बाकायदा अपनी बुक में कि जब हम आगरा पहुंचे, जब बादशाह के दरबार में मान सिंह और आसिफ खां गए थे क्योंकि इनको सेनापति बनाकर भेजा था, तो अकबर ने पूछा इन दोनों से, मान सिंह से, कि क्या आपने युद्ध जीत गए? उन्होंने कहा ना महाराज। क्या आपने प्रताप को बंदी बनाया? कि नहीं महाराज। कि क्या प्रताप ने अधीनता स्वीकार की? कि नहीं। तो क्यों आपने क्या किया? कि हमसे तो ये प्रताप तो निकल गया, तो कि आप क्या कर रहे थे? तो कि उसको बंदी नहीं बना पाए। और अकबर इससे कितना दुखी हुआ था, इन दोनों को कहा था कि आपको दरबार में नहीं आना है, आपको दरबार में नहीं आना। इन दोनों से इतना दुखी हुआ था प्रताप। मुझे एक बात बताओ, अगर इस युद्ध में हम काफी जगह पहले पढ़ते थे कि इतिहासकार ये लिखते हैं कि हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप की हार हुई, अगर महाराणा प्रताप की इसमें हार होती और मुगल सेना इसमें जीतती, तो क्या अकबर पुरस्कार देने की बजाय अपने अब जो सेनापति जो थे उन सेनापति को कह दिया कि दरबार में नहीं आना है, तो क्या उनका दरबार में आना बंद करता? उनसे नाराज होता?
बेवजह कोई भी बादशाह अपने सेनापतियों पर नाराज नहीं होता, बल्कि वो तो राजी होता, जबकि जबकि राजी नहीं हुआ वो तो क्या हुआ, दुखी हुआ, और उसने मान सिंह को और ये आसफ खां को कह दिया कि आपको दरबार में दिखने नहीं चाहिए मुझे। और कुछ दिन बाद में कहते हैं कि 1576 के आसपास में ही लास्ट तक ये उदयपुर खुद आता है अकबर, और अकबर उदयपुर आकर उदयपुर पर अधिकार कर लेता है, उदयपुर का नाम बदल कर क्या कर देता है, मुहम्मदाबाद कर देता है। यह भी चीज आपको ध्यान रखना कि 1576 ईस्वी में जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ तो 1576 के लास्ट में अकबर खुद आता है, खुद आकर जो उदयपुर जो है उस उदयपुर पर अधिकार कर लेता है, और यहाँ पर उदयपुर का नाम बदल कर क्या कर देता है, मुहम्मदाबाद कर देता है। लेकिन मान सिंह और आसफ खां की तो भाई साहब टोडी बंद कर देता है, दरबार में आना जाना भी बंद कर देता है। इतना गुस्सा हो जाता है इनसे, है ना, क्योंकि ये ना तो इस युद्ध का उद्देश्य क्या था, मैंने पहले ही बताई थी। इस युद्ध का एक उद्देश्य ये था कि अकबर से प्रताप से अधीनता स्वीकार करवानी है, प्रताप को बंदी बनाना है, कैसे ही करके या तो प्रताप को बंदी बनाना है, प्रताप को पकड़ना है, या महाराणा प्रताप से अधीनता स्वीकार करवानी है। तो दोनों ही काम नहीं है। तो इस युद्ध में ना तो हार हुई थी प्रताप की, लेकिन हार इसमें मुगलों की ही हुई थी, है ना। तभी तो अकबर लास्ट में यहाँ पर उदयपुर आता है खुद, वरना कौन आता है, कौन सा राजा खुद आता है भाई। तो लेकिन उदयपुर अकबर आता है, अकबर ने उदयपुर पर अधिकार कर लिया और उदयपुर का नाम चेंज कर कर मुहम्मदाबाद कर दिया था। ये चीज भी थोड़ी सी आपको ध्यान में रख लेनी है। फिर अकबर जो था, इस अकबर ने 3 बार लगातार अपना एक सेनापति था शाहबाज खां, इस शाहबाज खां को भेजता है 1577, 1578, 1579। तो कुंभलगढ़ का युद्ध होता है 3 अप्रैल 1578 को प्रताप वर्सेस शाहबाज खां के बीच में, और शाहबाज खां ने कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया। और जैसे ये अधिकार कर लेता है तो राणा प्रताप अब यहाँ से आवरगढ़ की ओर चला जाता है और आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाता है। किसको? आवरगढ़ को। आवरगढ़ को अस्थायी राजधानी बनाई कब? क्योंकि कुंभलगढ़ पर जैसे ही अधिकार कर लिया था शाहबाज खां ने, तो उसके बाद में आवरगढ़ को अपनी अस्थायी राजधानी बनाता है। ये भी ध्यान रख लेना। अकबर ने शाहबाज खान को 1577, 1578, 1579 में 3 बार भेजा था, है ना। अब जैसे ही कुंभलगढ़ का जो युद्ध हुआ था इसमें हार गए हैं प्रताप, क्योंकि अधिकार कर लिया था शाहबाज खान ने। तो यहाँ पर प्रताप के पास में सेना वगैरह, आर्थिक जो स्थितियां, सेना किससे डेवलप करे, हथियार वगैरह कहाँ से बनाए, पैसों की कमी थी। तो अपने 2 व्यक्ति थे भामाशाह, ताराचंद, एक तो भामाशाह और एक ताराचंद। इन व्यक्तियों ने प्रताप को 20,000 स्वर्ण मुद्रा और 25 लाख रुपए नगद भेंट किए थे। किस स्थान पर? तो चूलिया नामक जो स्थान पड़ता है वहां पर दिए थे, जिस कारण से प्रताप ने अपनी सेना का क्या किया था, पुनर्गठन किया था, एकत्रित वापस सेना अपनी जुटाई थी। भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर, क्योंकि भामाशाह ने दान दिया है तो भामाशाह को मेवाड़ का दानवीर तथा हल्दी घाटी का उदारक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हल्दी घाटी का उदारक तथा मेवाड़ का दानवीर, क्योंकि हल्दी घाटी में जो मेवाड़ी सेना का नाश हुआ था तो वापस जो सेना बनाने में मदद कर रहे हैं वो कौन कर रहे हैं? भामाशाह कर रहे हैं, क्योंकि सेना बनाए तो पैसे वगैरह की जरूरत, हथियार वगैरह बनाए तो पैसों की जरूरत पड़ती है, तो पैसों की जरूरत पड़ती है तो कौन दे रहा है? भामाशाह। भामाशाह खां का था, मूल कहाँ से था? तो ये मूल रूप से पाली का था। ये भी आपको ध्यान रखना है ना। 1580 में अकबर ने रहीम जी को भेजा। अब देखो 1580 में अकबर ने क्या किया? रहीम को भेजा। रहीम जिसका नाम खाने का ना, हिंदी के बड़े अच्छे कवि हैं, और ना कि ये हिंदी के कवि हैं बल्कि ये अच्छे योद्धा भी थे भाई रहीम जी। और ये अपने 1580 में उदयपुर में आते हैं। उदयपुर में एक जगह पड़ती है शेरपुर, इस शेरपुर में क्या करते हैं, अपना जो शिविर है वो लगाते हैं और यहाँ पर बैठते हैं। ये रहीम जी बड़े सीधे साधे आदमी थे, ये ना अटैक करने हैं ना कोई और, ये अटैक क्यों नहीं करते, कुछ नहीं करते थे। दिन में जाते, शिकार खेल के आ जाते, वापस यहाँ पर आकर जैसे अब डेली अकबर को रिपोर्ट भेजनी होती थी तो अकबर के पास मैसेज भेजता, क्या हुआ, क्यों हुआ, तो ये वापस जवाब देता कि आज हम गए थे लेकिन हम पकड़ने ही वाले थे प्रताप को, लेकिन प्रताप थोड़ा सा बच के निकल गया। अगले दिन फिर से पूछते तो इन्होंने कहते हैं कि आज हम गए थे लेकिन हमारी पार नहीं पड़ी, हम कल देखेंगे। इस प्रकार डेली रिपोर्ट भेजते थे। तो अगर एक दिन अकबर ने कहा कि यार तुम इतने दिन हो गए, क्या कर रहे हो? तो रहीम जी ने मैसेज किया, आप भी आकर गए थे, क्या हुआ था? और आपने शाहबाज खां को 3 बार भेजा था, क्या हुआ? वो मान सिंह जी और आसफ खां भी तो आए थे हल्दी घाटी के युद्ध में, इतनी बड़ी सेना लेकर आए थे, वो तो क्या? अब बोल नहीं सकता अकबर भी। अकबर ने कहा चलो ठीक है यार, आप कर लो, देख लो, होता है तो आपको मतलब ऐसा करना है, आप पर मैंने विश्वास है, भरोसा है, आप उनको मतलब अधीनता स्वीकार करो या पकड़ लो, प्रताप को बंदी बना लो, है ना। चलो कोई बात नहीं, रहीम जी ने कहा देख लेंगे। रहीम जी का पिता जो था वो कौन था? बैराम खान जो था ना, वो बैराम खान का पुत्र था। और बैराम खान की जो पत्नी थी सलीमा बेगम, ये बैराम खान और सलीमा बेगम का पुत्र था रहीम। जब बैराम खान की जो मौत हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो फिर इनको संरक्षण देता है अकबर, और अकबर इनकी जो माता थी सलीमा बेगम उससे क्या कर लेता है? निकाह कर लेता है ना। और फिर रहीम जी यहाँ पर अकबर के दरबार में ही है ना। तो रहीम जी जो थे हिंदी के बड़े
अब हुआ क्या था कि एक दिन ये रहीम जी वगैरह तो शिकार वगैरह खेलने के लिए चले जाते हैं, तो पीछे से इनकी महिलाएं अकेली रहती थी। तो एक दिन अपने जो प्रताप थे, प्रताप का पुत्र कौन था, अमर सिंह था। और अमर सिंह बड़ा दिमाग ऐसी मतलब बहुत खतरनाक आदमी था ना, लड़ाकू आदमी था। तो अमर सिंह इनके डेरे के पास में आता है और डेरे के पास में आकर बोलता है, अरे दुश्मनों बाहर निकलो, और ऐसे वैसे। तो कोई नहीं दिखा इसको। तो ये और करीब चले जाते हैं, और करीब चले जाते हैं, तो वहां पर जब आवाज वगैरह लगाते हैं, तो आवाज लगाते हैं, तो वहां पर कोई आदमी तो था नहीं, क्योंकि वो तो सारे शिकार खेलने के लिए रहीम जी के साथ में गए होते। तो वहां पर औरतें थी। वो औरतें थी, यानी पहले होता ही था कि अगर लंबे समय तक कोई अभियान पर जाते हैं तो वो अपने परिवार को साथ में लेकर जाते थे और वहां पर शिविर लगाते थे, उसमें ही रहते थे, है ना। तो महिलाएं वगैरह निकल कर आई, तो उदय इस अमर सिंह ने क्या किया कि उन सब महिलाओं को बंदी बना लिया। इनको कहा कि आपके वो कहाँ है योद्धा। इन्होंने कहा कि वो तो नहीं है, वो तो शिकार खेलने के लिए गए। चलो अच्छा बात है, बहुत अच्छी बात है। अमर सिंह ने सबको बंदी बना लिया और बंदी बनाने के बाद में लेकर आया अपने पिता के पास में, महाराणा प्रताप के पास में लेकर आया। महाराणा प्रताप ने कहा, अरे ये कौन है। उदय सिंह ने कहा कि अमर सिंह ने कहा कि ठीक है कोई नहीं बात, पिताजी बताएंगे, आप अंदर आओ। इनको अंदर लाया गया। तो प्रताप ने कहा, बता दे डाकी कौन है ये। इसने कहा कि आज मैंने बंदी बना लिया उनको, उधर रहीम जी आए हुए थे, वो तो है नहीं इधर, और मैंने इनको बंदी बना लिया। प्रताप ने एक तो मारी छापट और कहा कि तुमने ये काम किया। और जो ये महिलाएं थी, जो मुगल महिलाएं थी, रहीम जी के जो परिवार की, जो ये परिवार था, ये जो महिलाएं थी, इनसे प्रताप ने माफी मांगी और प्रताप से कहा कि मैं अपने पुत्र की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगता हूं। जो गलती मेरे प्रताप पुत्र ने की है वो शायद गलती माफ करने योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपसे कहता हूं कि गलती हो गई, इससे माफ कर दो और मैं आपको पूरी इज्जत के साथ में वापस आपके शिविर तक छुड़वाने का प्रयास करूंगा, छुड़वाऊंगा। और इस अमर सिंह को आदेश दिया कि आप अभी के अभी इनको अपने शिविर तक क्या करके आओ, छोड़ के आओ। जैसे ही ये महिलाएं गई तो महिलाएं जाकर वहां पर छोड़ के आ गए अमर सिंह। जब शाम को वो शिकार खेल के आते हैं रहीम जी वगैरह, तो इन महिलाओं ने कहा कि डाकियो यहाँ पर रिया करो, अकेले मत जाया करो, यहाँ पर हमारे को किसी को छोड़कर जाया करो। आ गया था आज वो अमर सिंह लेके गया था, वो तो भला हो उस प्रताप का जिसने हमें बचा लिया, हमें ये कहा कि हमें सही इज्जत पूरे मान सम्मान के साथ में यहाँ पर छोड़ कर गए, वरना तो पता नहीं कि आज हमारे साथ तो क्या क्या करते, क्या क्या होता हमारे साथ में। तो रहीम जी को पता चला कि यार प्रताप देखो कितना अच्छा आदमी है, हम उस पर क्यों अटैक रहे। तो इसके कारण प्रताप, ये रहीम जी हैं, प्रताप अटैक नहीं करते हैं। तो ये भी चीजें ध्यान में रखना। प्रताप की राजधानियों के क्रम की बात करें तो पहले तो गोगुंदा थी, उदयपुर, कुंभलगढ़, राजसमंद, फिर आवरगढ़ को बनाया था क्योंकि कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लिया था सादुल्ला खान ने, और उसके बाद में दिवेर को बनाते हैं, और उसके बाद में 1585 में जो है ये अपनी राजधानी चेंज कर लेते हैं। कहाँ पर बनाते हैं, चावंड को। और इनकी जो मृत्यु होती है 1597 में, तब तक उदय जो राजधानी रहती है वो कौन सी रहती है, चावंड। और ध्यान रखना, चावंड जो राजधानी रहती है मेवाड़ के शासकों की, वो 1614 तक रहती है ना। कब तक रहती है, 1614 तक रहती है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन प्रताप की चावंड राजधानी कब तक रही थी, 12 वर्ष तक रही थी। कब तक रही थी, 12 वर्ष। क्योंकि बनाता कब है, 1585 में, रहती कब तक है, 1597 तक। तो ये भी आपको ध्यान रखना है ना। दिवेर का युद्ध, अब एक युद्ध होता है दिवेर का युद्ध। दिवेर का युद्ध में होता क्या है कि ये 1582 ईस्वी में दिवेर का युद्ध होता है। राणा प्रताप वर्सेज अकबर के मध्य होता है। प्रताप का जो सेनापति होता है इसमें अमर सिंह प्रथम होता है, यानी प्रताप का जो पुत्र है वो होता है। और इस दिवेर के युद्ध में एक कौन है, सुल्तान खां है। कौन है, सुल्तान खां। इस युद्ध में अमर सिंह क्या थे, सेनापति थे। तो कहते हैं कि अमर सिंह ने इतनी जोर से भाला फेंका कि वो भाला इस सुल्तान खां के कहाँ लगा था, सीधे सीने में आर पार होते हुए पीछे जमीन में धस गया था। तभी तो कहते हैं कि इसने भाला फेंका था बहुत भयंकर तरीके से, जिस कारण से सुल्तान खां की मृत्यु हो गई। तभी तो कहते हैं कि द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू राणा का वंशज है, फेंक जहां तक भाला जाए। तो किस कारण कहा जाता है, क्योंकि इस अमर सिंह ने क्या किया था, भाले से इसकी हत्या कर दी थी, भाला फेंका था इतनी तेज, इसी कारण ये कहा गया है ना। इस विजय किसकी होती है दिवेर के युद्ध में, तो महाराणा प्रताप की होती है। और कर्नल टोड ने इसे मेवाड़ का मैराथन कहा था। और हल्दी घाटी के युद्ध में कर्नल टोड, हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने क्या था, मेवाड़ की थर्मोपली कहा है। और दिवेर के युद्ध को कर्नल टोड ने क्या कहा है, तो मेवाड़ का मैराथन कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को बदायूनी ने क्या कहा है, तो गोगुंदा का युद्ध कहा है। हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने क्या कहा है, तो खमनोर का युद्ध कहा है। ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना है ना। और बदायूनी की पुस्तक का क्या नाम है, मुंतखवाब उल तवारिक। और ये आंखों देखा वर्णन करता है किसमें, मुंतखवाब उल तवारिक में। किस युद्ध का, हल्दी घाटी युद्ध का, है ना। चलो ठीक। इस युद्ध को प्रताप के गौरव का प्रतीक कहा जाता है, क्योंकि प्रताप ने इसमें क्या की थी, यहाँ पर एक दिवेर जो जगह है ये कहाँ पड़ती है, उदयपुर में ही है भाई।
कहाँ पड़ती है? उदयपुर में। तो ये जो जगह है, इस जगह पर ये मुगल चौकी थी और वहां का जो प्रशासक था वो कौन था? सादुल्ला खां। तो प्रताप ने अटैक किया, अटैक करने के बाद में यहाँ से इस सादुल्ला खां को तो मार दिया, बाकी जो गिने चुने सैनिक थे वो बचते हुए भागते हुए यहाँ से आ गए थे। और कहा जाता है कि प्रताप अपने जो जीवन काल है, प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 में, प्रताप ने अपनी मृत्यु से पहले, यानी मर गया था अपने प्रताप जो है, इसने एक तो मांडलगढ़, एक तो है मांडलगढ़ भीलवाड़ा में पड़ता है, और एक आपका है चित्तौड़गढ़। इन दो ही जगहों पर प्रताप ने अधिकार नहीं किया था, और लेकिन प्रताप ने सब जगहों को, जिन जिन क्षेत्रों को मुगलों ने जीता था, वापिस छीन लिया था मुगलों से। किसने? प्रताप ने। बाकी ये दो ही क्षेत्र बचे थे, एक तो मांडलगढ़ और एक चित्तौड़गढ़। फिर चित्तौड़गढ़ जो है वो 1615 की जो संधि होती है अमर सिंह के काल में, ये चित्तौड़गढ़ वापिस मेवाड़ वालों को सौंप दिया जाता है और कहता है कि आपको पुनर्निर्माण नहीं करवाना, फिर आगे चलकर इस संधि को भी तोड़ेंगे, इस शर्त को भी तोड़ेंगे और राज सिंह इस किले का पुनर्निर्माण करवाएंगे। आगे बात करेंगे ना। चलो, दिसंबर 1584 में अंतिम अभियान भेजा था अकबर ने, किसके नेतृत्व में? जगन्नाथ कछवाहा के नेतृत्व में। अकबर का ये कौन था? क्या था? अकबर का ये अंतिम अभियान था, किसके विरुद्ध था? तो राणा प्रताप के विरुद्ध था। ये भी ध्यान रख लेना। नोट, जगन्नाथ कछवाहा की जो छतरी है वो कहां बनी हुई है? मांडलगढ़ भीलवाड़ा में बनी हुई है। कितने खंभों की है? तो 32 खंभों की है। किसकी? जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है ना। ये मानसिंह के अंकल वगैरह ही लगते थे ना, याद रखना। 1585 में राजधानी किसको बनाई? चावंड को बनाई। मैंने बात की थी 1614 तक ये मेवाड़ की क्या रही थी? राजधानी रही थी। चावंड चित्रकला का जो प्रारंभ है वो प्रताप के काल को माना जाता है, और इसके काल के जो चित्रकार थे वो कौन थे? नासिरुद्दीन थे। 19 जनवरी 1597 को चावंड में ही महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। कहते हैं कि महाराणा प्रताप धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ा रहे थे, उस समय प्रत्यंचा टूटने के कारण, धनुष टूटने के कारण महाराणा प्रताप की पहले ही कहीं पर लगी हुई थी, इस दर्द के कारण प्रताप की क्या हो जाती है? मृत्यु हो गई थी, है ना। धनुष की प्रत्यंचा चढ़ाते समय महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है। कब? 19 जनवरी 1597 को। कहाँ होती है? चावंड में होती है। ये भी ध्यान रख लेना। महाराणा प्रताप का अंतिम संस्कार कहाँ किया गया था? बारडोली में। याद रखना, बारडोली जो अंतिम संस्कार किया गया था, बारडोली स्थान उदयपुर में। और हमने बात की थी चेतक का जो बलीचा है, चेतक का जो स्मारक है वो कहाँ पर है? तो वो बलीचा गांव में है। और बलीचा गांव कहाँ पर है? राजसमंद। तो बलीचा गांव राजसमंद में तो चेतक का स्मारक है, और बारडोली उदयपुर में जो है अकबर, जो महाराणा प्रताप है, इसका अंतिम संस्कार किया गया है ना, इनका अंतिम संस्कार किया हुआ है। और यहीं पर महाराणा प्रताप की छतरी बनी हुई। कितने खंभों की? 8 खंभों की छतरी बनी हुई। फिर प्रताप के दरबारी विद्वान जो थे, दरबारी पंडित जो थे, वो कौन थे? चक्रपाणी मिश्र थे। इनके मित्र ही बताते हैं। इन्होंने कुछ ग्रंथ लिखे थे, विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला, राजर्षि पद्धति, व्यवहार दर्शन। ये भी आपको ध्यान रखना है ना, कि महाराणा प्रताप का जो दरबारी पंडित था वो कौन था? चक्रपाणी मिश्र था। और चक्रपाणी मिश्र के द्वारा कौन कौन से ग्रंथ लिखे गए? तो विश्व वल्लभ, मुहूर्त माला, राजर्षि पद्धति, व्यवहार दर्शन, ये ग्रंथ लिखे गए थे। और कौन इनके दरबारी विद्वान थे? तो एक माला साधु था जिनका ग्रंथ है झूलना, एक रामा साधु है, एक हेमरतन सूरी। और ये सूरी देखो जैन धर्म से संबंधित है ना, हेमरतन सूरी। और इन्होंने लिखी थी गोरा बादलरी चौपाई। इनका ग्रंथ कौन सा है? गोरा बादलरी चौपाई इन्होंने लिखा था। ये भी आपको ध्यान रखना है। और जबकि इनका दरबारी पंडित कौन था? तो चक्रपाणी मिश्र था। कौन था? चक्रपाणी मिश्र था। और चक्रपाणी मिश्र किसका दरबारी पंडित था? तो महाराणा प्रताप का था। किसका था? महाराणा प्रताप का था। ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है ना भाई, ठीक है ना। इतनी चीजें तो आप याद में रख ही लोगे, नहीं रख लोगे क्या? उसके बाद में हम बात करें, एक व्यक्ति है दूरशाह आडा। आप देखो दूरशाह आडा हमने एक जगह पढ़ी थी सिरोही, और सिरोही में हमने बात की थी कि एक व्यक्ति था सुल्तान देवड़ा। सुल्तान देवड़ा जो था, उस सुल्तान देवड़ा को जब आधा सिरोही जब अकबर ने छीन लिया था, और छीन कर किसको दे दिया था? महाराणा प्रताप का जो भाई था जगमाल, वही जगमाल जिसको राजा बनाकर गए थे कौन? उदय सिंह। उदय सिंह राजा बनाकर गए थे जगमाल। वही जगमाल क्या करता है? नाराज होकर कहां चला जाता है? तो ये चला जाता है अकबर के पास में। तो अकबर इससे क्या देता है? आधा सिरोही छीन, जहाजपुर की जागीर देते हैं पहले तो, और बाद में आधा सिरोही दे देते हैं किसको? इस जगत सिंह ऐसे है, इसको जगमाल को। और जगमाल को देते हैं तो फिर ये सुल्तान देवड़ा को गुस्सा आता है, और इसने क्या करते हैं, दोनों के मध्य आक्रमण होता है, युद्ध होता है। और युद्ध होता है तो उसमें अकबर की सेना से 3 व्यक्ति, अकबर ने सेना भेजी। तो अकबर की सेना जो थी, देखो अकबर, और अकबर ने सेना भेजी तो उसमें 3 व्यक्ति थे। आगे आगे कौन था? जगमाल था। बाद में कौन था? तो बाद में एक था राय सिंह। ये राय सिंह आपका मारवाड़ वाला था ना। राय सिंह कहाँ का था? मारवाड़ का था। ये भी ध्यान रख लेना। एक था दूरशाह आडा। कौन सा? दूरशाह आडा।
अब ये दूरसा आडा, देखो इस युद्ध में हुआ क्या था कि इस युद्ध में जगमाल को तो इस सुल्तान देवड़ा ने मार ही दिया था। मारते ही इस सुल्तान जगमाल मर गया, जगमाल मरते ही राय सिंह वहां से भाग कर आ गया था, और ये दूरसा आडा जो था वो घायल होकर गिर गया था। हमने बात की थी ना, दूरसा आडा वहां पर घायल होकर गिर गया था। और उसी युद्ध में एक व्यक्ति था जो मुगल सेना, जो भी मुगल सैनिक दिखते थे उनको चुन चुन कर मार रहा था। वो जैसे ही मारते मारते इस दूरसा आडा के पास में आया तो इसने कहा अरे रुक रुक। तो उसने कहा क्या है? उसने कहा मैं चारण हूँ। दूरसा आडा भाई चारण था, इसने कहा मैं चारण हूँ। उसने कहा तो क्या है यार, अपने समाज में है कि चारणों पर ऐसे हथियार वगैरह नहीं करते हैं, उनको मारते वगैरह नहीं है, उन पर हथियार वगैरह नहीं चलाते हैं। तो इसने कहा मैं कैसे मान लूं तू चारण है? तो इसने कहा कि नहीं मैं चारण ही हूं। तो ये सुल्तान जो देवड़ा था ना, सुल्तान देवड़ा, इस सुल्तान देवड़ा जो था, इस देवड़ा सुल्तान देवड़ा था ना, इस सुल्तान देवड़ा का एक सेना में एक व्यक्ति था। और वो व्यक्ति कौन था? इसके सेना में एक व्यक्ति था समर सिंह। सेनापति था कौन सा? समर सिंह चौहान। ये समर सिंह चौहान जो था ना, ये भी इस युद्ध में लड़ते हुए मारा जाता है। युद्ध कौन सा हुआ था? दत्तानी का युद्ध हुआ था 1583 में। कौन सा युद्ध हुआ था? दत्तानी का युद्ध। इस दत्तानी के युद्ध में अकबर की सेना का नेतृत्व एक तो जगमाल है, एक राय सिंह है, एक दूरशाह आडा है। थोड़ा सा बैक चल रहे हैं, समझो। जगमाल है, राय सिंह है, दूरशाह आडा, ये तीन व्यक्ति करते हैं। जगमाल मर जाता है और इस युद्ध में, दत्तानी के युद्ध में जो सुल्तान देवड़ा, इस सुल्तान देवड़ा का एक सेनापति है समर सिंह। ये समर सिंह चौहान ही इस युद्ध में मर जाता है। तो जैसे ही वो व्यक्ति दूरशाह आडा के पास में आता है तो उसने कहा कि यार मैं चारण हूँ, रुक। तो इसने कहा कि क्या बात हुई? इसने कहा कि अगर आप चारण हो तो आपको ये बताना होगा कि हमारा जो समर सिंह था वो समर सिंह कैसे मरा था। तो इसने कहा कि हाँ बताता हूँ। इसने कहा दोहा सुनाओ उस पर कैसे मरा था। तब दूरशाह आडा कहता है कि आपको पता होगा ना क्या कहता है कि जसरावा जैसे डूंगरा, कि दर्रावा जैसे डूंगरा वृद्ध पोत्र शत्रहाण, कि दर्रावा जैसे डूंगरा वृद्ध पोत्र शत्रहाण, समरे मरण सुधारियो, कि समरे मरण सुधारियो चहू था को चौहान। तो दूरशाह आडा कहता है कि जो आपका समर सिंह है, उस समर सिंह ने मरने को सुधार लिया है, उस समर सिंह ने अपने मरने को सुधार लिया है। उस समर सिंह ने इन पहाड़ों, इन धोरों को अपनी वीरता की कहानियां सुनाई है। और आने वाली समर सिंह की जो 7 पीढ़ियां हैं उनको इस नाम से जाना जाएगा कि वो समर सिंह के वंशज है, क्योंकि समर सिंह ने इस युद्ध में शत्रु को बहुत ज्यादा हानि पहुंचाई है। तो याद रखना ये दोहा कौन सा है कि दर्रावा जैसे डूंगरा वृद्ध पुत्र शत्रहाण, समरे मरण सुधारियो चहू था को चौहान। किसने कहा था? दूरशाह आडा ने। किसके बारे में कहा था? समर सिंह को। फिर इतना कहते ही उस सैनिक ने तालियां बजाई कि वाह वाह भाई साहब दूरशाह आडा जी हैं और इनको हमारे दरबार में सह सम्मान लाया जाए। फिर इधर उतने ही सुल्तान देवड़ा को इस बात का पता चला कि दूरशाह आडा इतना बड़ा विद्वान था, भाई वो हमारे दरबार में आ रहे हैं। तो उन्होंने वो सामने आ जाते हैं और आकर उनको लेकर जाते हैं, वो बात है। तो इस दूरशाह आडा की एक कविता इन्होंने ग्रंथ लिखा था, एक तो विरुद्ध 76। देखो विरुद्ध का मतलब होता है उपाधि, विरुद्ध का मतलब क्या होता है? उपाधि। और ये एक है उपाधि, और 76 का मतलब छिंतर होता है ना। और एक इनकी किताब है किरतार बावनी, किरतार बावनी और विरुद्ध 76। इस विरुद्ध 76 में महाराणा प्रताप की छिंतर उपाधियों का उल्लेख है। कितनी उपाधियों का? छिंतर उपाधियों का उल्लेख है। और किसकी उपाधियां हैं? महाराणा प्रताप की। छिंतर उपाधियां किस प्रकार है कि इसमें अलग अलग दोहे हैं, इसमें हर दोहे छिंतर दोहे लिखे गए हैं, हर दोहे में महाराणा प्रताप को अलग अलग उपाधि दी गई है। जैसे मैं बात करूं तो किस प्रकार के दोहे हैं इसमें कि अकबर जो था, इस अकबर ने पूरे भारतवर्ष पर अधिकार कर लिया था। तो जो अधिकार कर लिया था, सभी राज्य इसके जो अधीन अधिकार में आ गए थे, और जो राजा था उस सभी राजाओं ने इसकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो उनके जो घोड़े थे उन घोड़ों को इनने दगवा दिया था, सभी घोड़ों को दागा था। किसने? अकबर ने। तब कहते हैं कि अकबरियो इकबार, कि अकबरियो इकबार दागल के सारी धनी, कि अकबरियो इकबार दागल के सारी धनी, अण दागल असवार रियो राण प्रताप सी, कि अकबर ने एक बार सभी राजाओं के घोड़ों को दगवा दिया था, लेकिन एक राणा प्रताप ऐसा था कि जिसके घोड़े को अकबर नहीं दाग पाया था। किसने कहा है? तो अणदागल असवार की उपाधि दी है किसने? दूरशाह आडा ने। किस में? विरुद्ध 76 में। किसको दी है? महाराणा प्रताप को। जैसे मान लीजिए कि अकबर समद अथा, कि अकबर समद अथा तह डूबया हिंदू तुर्क, कि अकबर समद अथा, समद का मतलब होता है समुद्र, कि अकबर तो एक गहरा समुद्र की तरह है जिसमें सारे हिंदू सारे तुर्क डूब गए। कि अकबर समद अथा ती है डूबया हिंदू तुर्क, मेवाड़ो तिणमा पोयण राणा प्रताप सी, लेकिन मेवाड़ का वो राणा प्रताप तो उस कमल की भांति है जो क्या हुआ था? डूबा नहीं था उस समुद्र में, वो फिर भी तैरता रहा था। क्योंकि अकबर की कभी भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। किसने? महाराणा प्रताप ने। अकबर पूरी जिंदगी अपनी
इस जो प्रयास करता रहा कि मैं मेवाड़ को अपने अधीन कर लूं, लेकिन मेवाड़ कभी उसके अधीन नहीं हुआ। मेवाड़, अकबर अगर मेवाड़ को जीत लेता, देखो अकबर कोई आता जाता ही पूछ लेता और मेवाड़ का क्या हालचाल है, तो अकबर की नीची गर्दन हो जाती थी। अकबर जैसे बढ़ चढ़ के बात करता ना, हमने ऐसे किया वैसे किया, तो जैसे कोई आकर कहता अरे मेवाड़ वालों का क्या हाल, तो अकबर क्योंकि मेवाड़ को अधीनता स्वीकार नहीं कर पा पाए थे, तो है ना। तो ये राणा प्रताप के बारे में कहा है। जैसे मान लीजिए एक दोहा और मिलता है इसमें कि अकबर फत्तर अनेक, कि अकबर फत्तर अनेक भूपत के बेड़ा करया, कि अकबर फत्तर अनेक भूपत के बेड़ा करया, हाथ न आवे हेक पारस राणा प्रताप सी। कि अकबर ने सारे जो राजा थे उन सभी राजाओं को मतलब अधीनता स्वीकार करवा ली थी, सभी राजाओं को अपने अधीन कर लिया था, लेकिन वो राजा सारे के सारे पत्थर की तरह हैं, बिना किसी काम के पत्थर की तरह हैं। पत्थर तो वो है जो पारस का पत्थर है, जिस पत्थर के संपर्क, पारस का पत्थर वो पत्थर होता है जिसके संपर्क में अगर लोहा भी आ जाए तो उससे सोना बन जाए। तो राणा प्रताप को इसमें क्या कहा है, पारस पत्थर के समान कहा है, यानी पारस की उपाधि दी है किसने, दूरसाडा ने। तो इसमें बहुत सारे ग्रंथ लिखे, बहुत सारे दोहे लिखे गए हैं और हर दोहे में अलग अलग उपाधि दी है किसने, दूरसाडा ने। किसको उपाधि दी है, राणा प्रताप को दी है। तो यही बातें थी, ये हमने कर ली है। अब आगे की क्लास की आगे जो चीजें हैं, आगे की जो बातें हैं वो करेंगे अगली क्लास में। अब हम आपसे लेते हैं विदा, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।